हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे नए वीडियो में पुनः एक बार स्वागत है। मैं रोहित सर पुनः आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा है आप लोग को यह वीडियो निश्चित रूप से लाभ देगा और आपको परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगा। अभी छुट्टियों का मौसम चल रहा है, सभी लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। इधर गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, छठ इत्यादि पर्व भी सभी लोग उल्लास के साथ मना रहे हैं। इस स्थिति में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम लोग तो अपना पर्व मना ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई में भी लापरवाही न बरतें। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिसंबर में ही तुरंत आप लोग का परीक्षा होने वाली है और इसके लिए हमें अच्छे से तैयारी की ज़रूरत है। इसी सीरीज में आज मैं क्लास 10th के लिए गणित विषय का सेट 2 का मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए हल करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि उसका आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हल करने से पहले मैं आप लोगों से पुनः शुरू में ही एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो इस स्थिति में आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि समय पर आपको वीडियो उपलब्ध हो सके और अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सके। मेरा इस वीडियो को तैयार करने का मेन मकसद है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को लाभ पहुंचाना, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना के प्रभाव के कारण छात्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और उन लोगों का लर्निंग लेवल बहुत नीचे गिर चुका है और बहुत चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है। तो इसी सीरीज में मॉडल सेट 2 का हल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सेट 1 की तरह ही इसमें भी 40 प्रश्न दिए गए हैं और 40 प्रश्न को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो 40 प्रश्न है आप लोग भी अच्छे तरह से अपने कॉपी में हल कीजिएगा। और साथ ही साथ एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, सलाह है कि प्रश्नों को हल करने से पहले फॉर्मूला को निश्चित रूप से याद करें, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपका आधा बीमारी यहीं ख़त्म हो जाता है और बाकी तो केवल प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आइए हम अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 की ओर जब हम आते हैं तो पहला प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो फिर इसी तरह से 140 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 70 बार में कटेगा, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार में। तो 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इसका सही विकल्प हुआ बी। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF गुने LCM बराबर होता है ए गुने बी। तो ए गुने बी इसमें दिया हुआ है सी में, तो दूसरा का विकल्प सी सही है। तीसरा प्रश्न 45 और 160 का HCF है। तो पहले हम क्या करेंगे, 45 का गुणनखंड करेंगे, 160 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 45 का गुणनखंड 5 गुने 3 गुने 3, 160 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉमन दोनों में 5 है, तो इसका HCF हो जाएगा 5, मतलब तीसरा प्रश्न का विकल्प ए सही है। चौथा, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ये यूक्लिड प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। ये भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, तो ए बराबर BQ प्लस R, ये इसका चौथा का विकल्प बी सही है। पांचवा प्रश्न, यदि बहुपद x² माइनस 9a प्लस a के शून्यक का गुणनफल 8 है तो इसके शून्यक हैं। तो शून्यक का गुणनफल 8 है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो पहले a का वैल्यू निकालेंगे, तो c/a, तो 8 बराबर a/1 हो गया, तो a बराबर 8 हो गया। इस तरह से ये बहुपद हो गया x² माइनस 9x प्लस 8। इसको समीकरण में बदलेंगे तो इक्वल टू 0 लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा x बराबर 8 और 1, ये आंसर आएगा। तो 8 और 1 मतलब इसका डी विकल्प में 1 और 8 दिया हुआ है, यही विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 में आते हैं।
यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस बहुपद से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a बराबर वैल्यू होगा -2, अल्फा इंटू बीटा c/a बराबर होगा इसका वैल्यू 1। अब हमको वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा और दोनों का मान रख देंगे तो -2/1 बराबर आ गया -2। इसका मतलब इसका विकल्प बी सही है। सातवां में देखते हैं, इसमें एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में जब हम ध्यान से देखेंगे तो यह ग्राफ px के रूप में दिया हुआ है और यह ग्राफ इस जो x अक्ष है उसको 4 बिंदुओं पर काट रहा है। अतः इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी तो 4 होगी। अब 8वां प्रश्न की ओर आते हैं। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि तीनों अनुपात बराबर है तो इस समीकरण का अनेक हल होगा। तो इस तरह से 8वां का ऑप्शन बी सही है। यह फॉर्मूला है 8वां, आपको तो याद ही होगा। अगर याद नहीं है तो इसको तुरंत याद करें, फॉर्मूला वाला वीडियो देखें जो कि दिया हुआ है, उसको एकदम याद कर लें। देखिए डायरेक्ट फार्मूला पर प्रश्न आ गया। अब 9वां नंबर प्रश्न, यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y बराबर 1 समांतर हैं तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9 नंबर प्रश्न समांतर हैं तो समांतर में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह से हम जब इक्वल करेंगे तो 3/2 इक्वल टू 2k/5, इसको जब हम लेकर चलेंगे तो आ जाएगा 2 जब 4k बराबर हो जाएगा 15। तो ये तो k बराबर हो गया 15/4। तो इसमें हम देखेंगे विकल्प में 15/4 सी में दिया है तो इसका विकल्प 9 सही है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 10 में समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 4 और 3x माइनस 2y बराबर 10 का हल क्या है। तो ये जो प्रश्न है ये 11 नंबर है। तो 11 नंबर प्रश्न को पहले देखते हैं। तो 11 नंबर का हल क्या है, तो इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है x और y का उसको समीकरण में रखेंगे और समीकरण में रखने के बाद हम देखेंगे कि इसका हल बी आता है। ऑप्शन बी सही है, x बराबर 2 y बराबर -2। तो x बराबर 2 जैसे पहला समीकरण में रखेंगे तो 5 दूनी 10 और y बराबर -2 तो 3 दूनी 6, तो 10 में से 6 घटेगा तो 4 आएगा। समीकरण संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब 11 का विकल्प बी होगा। बिना हल किए इसको हम बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 को हम देखते हैं के किस मान के लिए ये असंगत है। असंगत है मतलब इसका कोई हल नहीं है। तो असंगत है, असंगत का समीकरण होता है जो शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो 8/k इक्वल टू 5/10 इक्वल नॉट इक्वल टू 9/5। जो इक्वल टू वाला लेके चलेंगे 5k बराबर 80, k बराबर 80/5। इसका 16 आएगा वैल्यू, तो 16 इसका बी में दिया हुआ है। अब 12वां प्रश्न आते हैं, x बराबर a y बराबर b समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। मतलब ये दोनों समीकरण को हल करना है। हल करने पर a और b का मान कितना आएगा। तो जब हम हल करेंगे तो देखेंगे, इसको विलोपन विधि से बना सकते हैं। हल करेंगे तब विलोपन विधि से जोड़ने पर y कट जाएगा। 2x बराबर 6, y बराबर x बराबर आ जाएगा 3। तो x बराबर 3 मतलब a बराबर 3 आएगा। तो a बराबर 3 और a का मान फिर अथी रखेंगे समीकरण नंबर 1 या 2 में, तो b का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा c, मतलब x बराबर 3 और y बराबर 1। इसको जब हम उसमें चेक करेंगे तो 3 + 1 4, 3 - 1 2 सही है। 12वां का विकल्प सी सही है। 13 नंबर आते हैं रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16, 7x - 4y बराबर 2 के हल क्रमशः हैं। तो इसका भी फिर हल निकालना है। तो फिर हम वही काम करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे और इसका हल होगा a x बराबर 2 y बराबर 3। कैसे होगा, तो x बराबर 2 y बराबर 3 ऊपर समीकरण में रखते हैं। तो x बराबर 2 तो 5 दूनी 10 और y बराबर 3 तो 3 दूनी 6, तो 10 और 6 16, तो लेफ्ट साइड वाला आ गया। इसका मतलब कि ए नंबर सही होगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें बी नंबर द्विघात समीकरण है। इसको जब हम हल करेंगे तो ये x² इसका अधिकतम पावर आएगा और यह द्विघात समीकरण है।
अब आ जाओ 15 नंबर सवाल। द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने की शर्त क्या है? मतलब कि मूल कब समान होगा? तो जब इसका विविक्तीकरण d बराबर 0 हो। इसका मतलब 15वां का आंसर होगा बी। 16 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तीकरण है। तो इसमें ए बी सी समझ लेना है। a1 b है -5 और c 4। तब विविक्तीकरण d बराबर निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका जो वैल्यू आएगा 25 माइनस 16 9। तो इसमें हम देख रहे हैं कि विकल्प सी में 9 है, यही आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर प्रश्न आते हैं। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकरण क्या होगा? सेम क्वेश्चन 16 की तरह ही है। विविक्तीकरण d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3, इसको हल करेंगे तो आएगा 0। इसका विविक्तीकरण का वैल्यू कितना होगा? 0। इसका आंसर होगा ए। अब 18 नंबर प्रश्न, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 सेम समीकरण है कि मूल क्या है? तब मूल के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, द्विघात सूत्र लगा लेंगे। अभी हम 17 में d निकाले हैं, d 0 आया है, उसी के आधार पर इसको बनाते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो -2 प्लस माइनस √0 बाई 2 गुने 3 6। तो ये 2/6 बराबर 1/3 आएगा। चूँकि अल्फा और बीटा सेम है इसलिए 1/3 और 1/3 इसका आंसर होगा। आंसर होगा बी। 19 नंबर प्रश्न आते हैं। यदि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा? मूल समान हो मतलब d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 बराबर 0। तो 4 के बराबर 16 आया, के बराबर 16/4 4 होगा इसका आंसर। मतलब इसका विकल्प जो है डी सही है। 20 नंबर प्रश्न आते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करें, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से भी आसानी से बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को तोड़ देंगे -5x प्लस 2x और फिर कॉमन निकाल लेंगे। और कॉमन निकालने के बाद x बराबर आएगा 5 और एक आएगा -2। इसका मतलब है कि इसका विकल्प ए सही है। 21 नंबर सवाल एपी से है। एपी दिया हुआ है 3 1 -1 -3 के प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा? तो प्रथम पद ए 3 है, सार्वंतर 1 -3 -2। इसका मतलब है कि इसका प्रथम पद 3 और डी जो है -2 आएगा। इसका मतलब 21 का विकल्प नंबर बी सही है। 22वां प्रश्न, एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है? तो ए हो गया प्रथम पद 21, डी हो गया 18 -21 मतलब -3, ए एन कह रहा है 0, तो एन का वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला पर बिठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसका वैल्यू रख के हल करेंगे तो एन का वैल्यू आएगा 8। इस तरह से 8वां पद इसका 0 होगा। सही विकल्प होगा सी। 22वां प्रश्न ये था। 23वां प्रश्न फिर एपी से प्रश्न है। 7 13 19 ... 205 में कितने पद हैं? तो प्रथम पद ए 7 हो गया, 13 में से 7 घटाएंगे डी निकल जाएगा, डी 6 हो जाएगा। और डी जब 6 हो जाएगा तो फिर ए एन हो गया, अंतिम पद जो है वो 205 है तो एन निकालना है। फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसमें एन का वैल्यू जो आएगा 34। इसका सही विकल्प होगा बी। 24वां प्रश्न, 24वां 6 से विभाज्य संख्या 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करें। पहले हम 6 से विभाज्य संख्या का एपी लिखेंगे, जिसमें 6 12 18 ... कहाँ तक? तो 40 पदों तक। एपी बन गया तो प्रथम पद ए हो जाएगा 6, डी हो जाएगा 12 - 6 6 और एन का वैल्यू हो जाएगा 40। तो योग एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन -1 इंटू डी। यहाँ पर जो है हम वैल्यू निकालेंगे तो एस एन हमारा आएगा 4920। इस तरीक़ा से हमारा 24वां के लिए विकल्प सी सही है। ये प्रश्न हल करने में थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बिना हल किए हम टिक नहीं मार सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य है कि हम 40 में 40 प्रश्न सही करें तो प्रश्न को हल करने आना चाहिए। और इसके लिए आपको जो है सभी फार्मूला याद जरूर रहना चाहिए। 25वां प्रश्न, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब सभी कैसा त्रिभुज समरूप होते हैं? तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका विकल्प होगा डी। अब आते हैं इसका 26वां प्रश्न। 26वां में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी के समांतर है, तो यहाँ पर सीधे थेल्स पर में लगेगा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो ए डी बाई 7.2 बराबर 1.8 बाई 5.4। ए डी का वैल्यू निकालना है
3 AD बराबर 7.2, तो AD बराबर होगा 2.4 सेंटीमीटर। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। 27 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो इस त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं कि दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तो इसको हम ए समरूपता कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा रूप है ए समरूपता। तो इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा 27 का सी, ए समरूपता। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? सर्वांग समता हम लोग को 9th क्लास में पढ़ना था। तो 9th क्लास में सर्वांगसम होने के लिए कम से कम एक भुजा जरूर बराबर होना चाहिए। तो इस स्थिति में बी जो है ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। 29, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे? तो समबाहु त्रिभुज होंगे। तो समबाहु होंगे। और इस या ये भी हो सकता है कि यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। अगर क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो गया तो यहाँ पर सर्वांगसम ही होगा। समबाहु का दूसरे प्रश्न में वैसा रहता है, लेकिन इस प्रश्न के लिए देखेंगे तो ये इसमें जो है एक प्रश्न भी दिया हुआ है NCERT के बुक में कि जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो, अनुपात बराबर हो, या कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हों, तो क्षेत्रफल बराबर हो तो निश्चित रूप से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इस सवाल में 29 प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया है। तो इस स्थिति में हम समझेंगे कि क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है, मतलब क्षेत्रफल बराबर है, इस स्थिति में त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो 29वां का विकल्प नंबर सी सही है। 30वां नंबर, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? कोण C समकोण है, तो इस स्थिति में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB² बराबर होगा 2AC स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इसका विकल्प नंबर डी सही है। 31वां प्रश्न आते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 7, AC 25 और BC 24, तो कोण B का मान क्या होगा? इसमें हम देखेंगे कि 31वां प्रश्न जो है ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। सबसे बड़ा भुजा हम लेंगे AC²। अगर हम पाइथागोरस पर इसको बैठाएंगे तो AC² बराबर AB² प्लस BC² आएगा। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि दोनों का मान बराबर आ जाएगा, इसलिए कोण C का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ऐसा प्रश्न जहाँ तीनों भुजा दिया हुआ हो और कोण का मान पूछ दे तो निश्चित रूप से वैसा क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने से हम समझ लेंगे कि वह 90 डिग्री से ही संबंधित प्रश्न है। 41 का सही विकल्प होगा सी, 31 का। 32 नंबर, किसी त्रिभुज की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका सही विकल्प होगा ए। 33वां प्रश्न में हम लोग आते हैं। एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और केंद्र से दूरी 17 है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। कोण B 90 होगा, तो OA² बराबर OB² जोड़ AB²। तो इसमें R का वैल्यू आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 बराबर 8 सेंटीमीटर। इसका सही विकल्प होगा डी। अब आते हैं 34 नंबर प्रश्न। यहाँ पर हम देखते हैं T बिंदु से TP और TQ दो स्पर्श रेखा खींची गई है और POQ 110 डिग्री है, तो PTQ जो होगा वह 180 माइनस 110 70 डिग्री होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका सही विकल्प होगा बी। 35 नंबर प्रश्न, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो 35वां का आंसर होगा ए। 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² है। इसको हम फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 है। परिधि 22 है तो इससे 2πr होता है, परिधि r निकल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल 1/4 πr²। इसका वैल्यू रखेंगे तो 77/8 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर होगा ए। 38 नंबर, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये 9th में एक थ्योरम था, इसको याद रखेंगे। सही विकल्प है सी। 39 नंबर प्रश्न, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो 154। लघु वृत्तखंड का दिया हुआ है तो लघु का घटा देंगे, तो 154 माइनस 12 बराबर 142। यह दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। इसका सही विकल्प होगा बी नंबर। अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर कोण बनाती है? चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। फॉर्मूला पर बैठाएंगे, यहाँ आर 21 है और थीटा 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू आएगा 22 सेंटीमीटर। इसका सही विकल्प है सी। इस तरह से सेट नंबर 2 समाप्त हुआ। आशा है कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे और अपने घर में कॉपी में इसको हल करेंगे और अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। इसके बाद कुछ समय के बाद मैं अगले वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।